तो दोस्तों अभी मेरी अपनी माता जी से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी भाई ये जो किताब है और जो कार्ल मार्क्स ने लिखी है, इसका क्या महत्व है, क्या है ये, क्यों क्यों कोई पढ़ेगा। दुनिया खाती पीती मस्त है, तू वो कहती तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये दुनिया ने कुछ नहीं ना पढ़ना ना लिखना। और ये क्या समस्या क्या है, मतलब क्या ज़रूरत है कि श्रम का विभाजन लिखना, कार्ल मार्क्स के विचार बताना या सामाजिक विचार बताना, जो भी है। तो मैंने इनसे कुछ बात हुई, मुझे लगा कि बातें इंपॉर्टेंट है तो हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। तो मैं अब आप मेरे यहाँ बैठे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है कि आपकी जनरेशन में कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, कुछ प्राइवेट सेक्टर में चले गए, कुछ जिनके माँ बाप के बिजनेस थे उसमें चले गए, कुछ बाकी जो बिजनेस थे उसमें चले गए, नया बिजनेस शुरू किया। ठीक है, आज अगर हम पॉपुलेशन देखें देश की 145 करोड़ है, इसमें से लगभग 20 से 30 करोड़ जो है ना वो ऐसे मजदूर ऐसे श्रमिक हैं जिनकी ज़िंदगी जानवर से भी बुरी है। ठीक है, वो क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन में वो कुछ है ही नहीं, वो आके बस एक फैक्ट्री में काम करते हैं या कहीं पे काम करते हैं, कहीं दुकान में, ख़त्म हो जाता है उनकी ज़िंदगी। ठीक है, मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने जो है ना कितनी समस्याएं देखी वो मुझे पता, और मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब भारत में जैसे हर जगह कहते हैं प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभा, प्रतिभा की तो कोई वैल्यू नहीं होती। आपकी प्रति या तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप पूरा या तो गवर्नमेंट सेक्टर बना दो या फिर आप पूरा प्राइवेट कर दो या खुली छूट दे दो। प्रतिभा की कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्रतिभा आप में है भी तो पूंजी समस्या आ जाती है। पूंजी, अगर आप पूंजी को नहीं हल कर पाए तो फिर आप कुछ नहीं हो, फिर आप जाके गुलामी करो। वहाँ पे जो जैसा कह रहा है आपको अपनी प्रतिभा दबा के काम करना पड़ता है, और प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और अगर आप व्यवसाय में भी आते हो तो व्यवसाय में भी आपको पता लगता है जो बड़ी मछली है वो आपको जो है ना खाने, चारा तक नहीं खाने दे रही, बाकी सब तो छोड़ दो। तो ये जो समस्या है, इतनी ज़्यादा आर्थिक समस्याएं हैं भाई, अब ये जो समस्या है इनको कभी तो कोई तो हल करेगा ना। हमारी पहले भी समस्या थी, सामाजिक जितनी भी आर्थिक चलो शब्द हटा दो, जो भी सामाजिक समस्याएं होती है उसको लोग हल करते हैं ना। अब हम रात में कैंडल जलानी पड़ती थी तो किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, तो समस्या हल हुई ना। ट्रांसपोर्ट की समस्या थी, कई चीज़ें थी कि नहीं थी। ठीक है, तो अब बात यह है कि हर कोई पैसे के पीछे भागता है, अब लोगों को पता नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ, ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, इनको इनके जो ससुर थे वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। अगर चाहते तो इनको तो कोई पैसे की कमी नहीं थी, ये क्यों अपने इन्होंने जिंदगी जो है ना वो लगा दी समाज के लिए। इनको जो प्रमोट किया, एंगल्स जो थे, एंगल्स एक बहुत बड़े बहुत अमीर आदमी के बेटे थे। उन्होंने क्या देखा, उनके यहाँ पिताजी के यहाँ जो लोग काम करते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये लोग बेचारों की क्या ज़िंदगी होती है कि ये सुबह से रात तक, उस समय क्या होता था, सुबह 6 बजे काम पे आते थे और रात के 10 या 12 बजे तक काम करना पड़ता था। इतना शोषण हुआ था। तो वो तो करते थे, उनके बच्चों को काम पे लगाते थे। औरत काम पे जा रही है। तो पहले ऐसा नहीं था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब ये औद्योगिकरण आया, तब ऐसा नहीं था। उससे पहले तक सबके अपने हाथ के काम थे, अपने हुनर होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये सारे हाथ के काम और हुनर खत्म कर दिए। मान लो एक बड़ा ही होता, क्या आज हम कारों में घूमते हैं तो पहले भी गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी। वो घोड़ा गाड़ी एक परिवार बनाता था। ठीक है, वो एक परिवार जो घोड़ा गाड़ी, वो घोड़ा गाड़ी पूरी तैयार करके देता था, 1 टू एंड। आज अब कारें आ गई, वो चीज़ें चली गई, मशीनों के ऊपर चली गई, मशीनों से चीज़ें बनने लग गई। आदमी की वैल्यू क्या रही? जब आदमी की उसके काम के अंदर वैल्यू गिर जाती है तो उसका सामाजिक महत्व भी घट जाता है और उसका जो आय है वो भी घट जाती है। तीसरा, उसका मानसिक पतन हो जाता है। तो आज अगर हम कहें इस ब्रह्मांड में जितना हमने ब्रह्मांड खोजा, उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा महत्व, अब हम सोना चांदी हीरे मोती चांद पे भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ जो इंसान को ईश्वर ने दिया है, वो है ये दिमाग। इस दिमाग से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। और हर इंसान जो इस धरती पे पैदा होता है वो ईश्वर की ये सबसे खूबसूरत चीज़ लेके पैदा होता है। और हम उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अबे चल तू जिंदगी भर वो लेबर बन के जी रहा है, वो इस दिमाग से कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो हमने हर एक चीज़ का ना पूंजी के द्वारा उसका व्यापारीकरण कर दिया हर चीज़ का। तुम कविता लिखना चाहते हो, अरे भाई अच्छा कविता लिखते हो, तुम कवि हो, कविता है तो कोई पढ़ता नहीं है।
तुम पेंटिंग बनाना चाहते हो, अच्छा तुम पेंटिंग बनाते हो, तो पेंटिंग तो कोई खरीदता नहीं है, तुम क्यों बना रहे हो? तुम वो करो जिसके अंदर पूंजी मिले, वो जो सिस्टम है ना। और कुल मिला के आप कुछ ऐसा अपना तो कुछ जीवन का कर नहीं पाते। अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो मेरी एक और किताब आएगी कार्ल मार्क्स की, जिसके ऊपर काम मेरा चल रहा है, मैं उसको क्योंकि अभी अनुवादित कर रहा हूँ, और इनमें टिप्पणी, एक खाली अनुवाद नहीं होते, टिप्पणियाँ भी होती है। टिप्पणियाँ मतलब व्याख्या। क्या है कि ये अर्थशास्त्री किताब है, बहुत टेक्निकल किताब है। उन्होंने जर्मन में लिखा, जर्मन से इंग्लिश में आया, और इंग्लिश भी समझ नहीं आती। मैं एक एग्जांपल इसका देता हूँ कि मान लो 150 शब्दों का एक वाक्य है, 15 लाइनों का, तो वो 15 लाइनों के अंदर एक शब्द आ गया वैल्यू, वो वैल्यू के 4 जगह वो उस लाइन में शब्द आ रहा है। उन 150 शब्दों में से वो शब्द 4 जगह आ रहा है, तो चारों जगह अलग अलग उसके मीनिंग निकल रहे हैं। तो वो समझ के, और किताब को इस तरह से लिखना कि आप जैसे टीचर स्टूडेंट को समझाता है, उस हिसाब से मैंने ये किताब को जो है ना लिखा है। समझ रहे हो? तो महत्वपूर्ण ये है कि अब लोग पढ़ें। मेन चीज़ बात ये है कि लोग पढ़ेंगे, उनका दिमाग चलेगा। ये तो चलो एक चीज़। तो बात ये है कि वो जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो ईश्वर ने दी है, इंसान का दिमाग, भाई वो दिमाग से वो अब हर चीज़ क्योंकि पूंजी पर डिपेंड हो गई है, तो सबके हुनर खो गए। तो जो मैं जो किताब बता रहा हूँ कि जो अगली किताब के अंदर है, कार्ल मार्क्स ने जो लिखा है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ उसमें लिखते हैं कि वो लिखते हैं उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं कि खैर अभी वो मतलब वो अभी मैं ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो बात ये है कि इंसान जो है ना वो अ, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था, इंसान हुनरमंद होता था, ठीक है। वो हुनर खत्म हो गए, वो बन गया मजदूर। कौन सा मजदूर? फैक्ट्री में या शहरीकरण में काम करने वाला। अब वो मजदूर भी खत्म होता जा रहा है और बेरोजगार बनता जा रहा है। अब मैं व्यवसायी जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट कोई काम करने वाले लोग, जो व्यवसाय करते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो आदमी पहले भी जो बिजनेस होते थे, पहले भी लोग रन करते थे, मशीनों से नहीं होते थे तो हाथों से होते थे, तो लोग उसको जो रन करते थे, वो लोग जो रन करते थे उन पे भी तो मार पड़ रही है ना उतनी उतनी। वो लोग ही हैं जो बाद में दुकानदार बन गए। देवर प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, काम करने वाले हुनरमंद थे। वो जो मैन्युफैक्चरर थे, वो बाद में अजी इतनी दुकानें क्यों खुल रही हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनको आती नहीं है। आज हमारे देश में किसी को मैन्युफैक्चरिंग, यूरोप का तो और बुरा हाल है। अब वो मैन्युफैक्चरर दुकानदार बन गए, अब दुकानदार पोर्टर बन रहा है, कुली बन रहा है, सामान यहाँ से लेके जाओ उधर लेके जाओ, ये हो रहा है। तो ये जो अब हम एक अंधी दौड़ में भागना शुरू हो गए, जो हमें यूरोप ने दे दिया। इंग्लैंड था यहाँ पे, हमने तो ये अर्थव्यवस्था नहीं चुनी ना, इंग्लैंड आया। इंग्लैंड की व्यवस्था थी, इंग्लैंड ने सबसे पहले, लोग इंग्लैंड को गाली देते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं कि इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने यहाँ के लोगों को तबाह किया। यूरोप में बेल्जियम ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, इन लोगों ने पहले अपने ही क्षेत्रों को तबाह किया, अपनी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जो एडम स्मिथ ने बताया। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उसमें इन्होंने क्या किया कि अमेरिका बन गया, ठीक है। अमेरिका आपको पता है कई सालों तक इंडस्ट्रियल जो इंजीनियरिंग से जो है ना, मतलब सामान जो बना है, जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उससे पिछड़ा हुआ रहा। भाई अमेरिका में भी तो इन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी ली, 1777 के आसपास इन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी ली। क्यों ली? इन्होंने इसलिए ली, इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, यूरोपियन लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने। उससे अमेरिका की तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तबाह करी, और इन्होंने अपने यहाँ की कृषि तबाह कर दी। कैसे? इन्होंने कहा अब अमेरिका मिल गया बहुत बड़ा एरिया, हम कृषि वहाँ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड में होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड में होगी तो माल यहाँ से अमेरिका जाएगा, और अमेरिका का जो है ना वो कृषि होगी तो वहाँ का माल यहाँ आएगा। आज हमारे भारत के अंदर भी हम जो बादाम खा रहे हैं वो अमेरिका से आ रही है, काजू खा रहे हैं चिली से आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? तो ये तो इन्होंने सिस्टम तबाह किया। तो उससे क्या हुआ, इंग्लैंड की जो थी ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के चक्कर में उनकी कृषि खराब हो गई,
और अमेरिका वालों की कृषि को यहाँ पे यूज़ करने के लिए वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हो पाई, बहुत लेट डेवलप हुई अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग। वो तो अब जो हमें अमेरिका दिखता है वो तो पिछले 100 सालों का अमेरिका है, लेकिन अमेरिका तो और अगर आज से 200 साल 250 साल पहले आज़ाद हो चुका था, और उससे पहले भी अमेरिका था जब ये वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये लोगों को पता नहीं, तो हमें वो व्यवस्था हमें तो भाई मजबूरन उन्होंने थोप दी। और आज हमारी समस्या ये है कि 145 करोड़ से कुछ सालों में 200 करोड़ होने वाले हैं। तो ये 200 करोड़ जो बेरोजगार होंगे इनका क्या होगा? ये भूखों मरने की हालत आ जाएगी क्या? क्या सबको अभी तो 5 किलो है तो 2-2 किलो गेहूं के बलबूते पे क्या सरकार बांट बांट के जीवित रखेगी? तो अब हमें करना क्या है आगे? तो अब जब करना क्या है, अभी तो पूरी दुनिया वो शेयर मार्केट में जाओ, म्यूचुअल फंड लो, ये वो तो पागल बनाए जा रहे हैं। निष्क्रिय पॉपुलेशन हमारी बन रही है। तो ये किताब का ये फायदा है कि जब ये किताब हमारे भारत के लोग पढ़ेंगे, और विशेषकर हिंदी बेल्ट के जिन पे सबसे ज़्यादा मार है, साउथ वाला तो स्टेट अच्छा है, डेवलप्ड है, वो लोगों की इंग्लिश अच्छी है, उनके फॉरेन आते जाते हैं, उनके पहले से फॉरेन से ट्रेड है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। मार पड़ती है हमारे नॉर्दर्न इंडिया हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट जो है, जो आपके महाराष्ट्र के बाद जो गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र को भी लगा लो, महाराष्ट्र में भी भाई फायदा तो पूंजीपति का, महाराष्ट्र का आदमी तो बेचारा लेबर बना हुआ है। आज दिल्ली में भी गुजरात के भी आदमी बेचारा यहाँ पे आके, गुजरात का महिला घूमती है, इधर उसका वजन होता है, इधर उसका वजन होता है, सिर पे टोकरा रख के वो बेचारी घूम रही है। यहाँ आज सब्जी वाले दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र के लोग सब्जी बेच रहे हैं, महाराष्ट्र से आके यहाँ काम करना पड़ रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश जो है ना खाली हो जाता है जब लोग काम करने चले जाते हैं। ट्रेनों का देखो क्या हाल होता है, बिहार उत्तर प्रदेश, और पंजाब वाले हरियाणा वाले कहाँ जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। उनकी तो बेचारों की पूरा उत्तर भारत तबाह हो गया, उसकी इंडस्ट्रियाँ पूरी तबाह हो गई। जब लोग पढ़ेंगे, सरकार में बैठे लोग ये पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें अपने घरेलू उद्योग हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना क्या चीज़ कैसे करनी है। ये तो ना हर चीज़ आ रही है, एआई आ रही है, ये उठा दो वो उठा दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया बदलती है, हमें बदला गया। 300 साल पहले अंग्रेजों ने बदला, अब हम अपने आप को अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर आएंगे, अपने इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मशीनों से तो ये है ना कि उसमें अब हाथ से जो चीज़ बनेगी उसमें तो कम ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो ऐसा है मशीनों से, लेकिन मशीनों से उत्पादन ज़्यादा होता है बहुत। हाँ, उतनी ज़रूरत ही नहीं होती। आज आप बाजार में जाओगे तो हर जगह चीज़ें भरी हुई हैं, ज़रूरत ही नहीं उतनी, तो लोग बस खाली बैठे हुए हैं। अच्छा उसमें एक पहले और काम नुकसान है, करने वाले को ढूंढते थे लोग। आज भी ढूंढ रहे हैं। अगर ढंग का काम करना हो तो किसी को नहीं आता, क्योंकि काम तो किसी को आ ही नहीं रहा। आपको तो बताता हूँ, मशीनों में भी तो आदमी अब इस इंसान किताब को लगता आप है। जब कोई पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा। इस किताब में एक है बेशक, इसमें पूरा एक चैप्टर के अंदर पूरा इंडिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंडिया की प्राचीन इंडस्ट्रीज के ऊपर कार्ल मार्क्स ने बहुत तारीफ करी है। उन्होंने तारीफ करी कि हमारे यहाँ पे जो कपड़ा बनता था, वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कपड़ा बनता था, वो कपड़ा एक बेचारा बुनकर अपनी झोपड़ी में बनाता था, और बिल्कुल लंबा उसका चलता था, कहीं फोल्ड नहीं होता। लेकिन वो कपड़ा इंग्लैंड की सबसे एडवांस जो उसकी मशीनों की जो थी, उससे भी बढ़िया कपड़ा था। आज भी चाहे मशीनें लग गई हैं, दुनिया में सेकंड नंबर पे बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन है? भारत का बंगाल ही तो है, भारत ही है वो उस टाइम का। तो आज भी हम जो है ना, हम तो हम ही कहेंगे भाई, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, भारत, हम तो एक ही कहेंगे। वो तो अंग्रेज कर गए अलग अलग। तो आज भी वो सेकंड नंबर की इंडस्ट्री है। देखो कपड़ा जो होता है ना, वो कपास से भी बनता है, कपड़ा जूट से भी बनता है, कपड़ा जो रेशम से भी बनता है, सब प्राकृतिक पदार्थ है। रेशम हमने दिया, चाइना से यहाँ आए लोग रेशम लेने, सिल्क रूट कहलाया। हमारा रेशम पूरी दुनिया में फैला, हमारा कपास पूरी दुनिया में फैला। ढाका की मलमल बहुत मशहूर मलमल थी। किस कौन कौन सी क्या होती है? रेशम को तो बोलते हैं मलमल, रेशम मलमल अलग होती है। कॉटन होती है। उसके अलावा जो कई कपड़े हैं, इन्होंने हमसे चीज़ें सीखी, इनकी भी थी। यहाँ की नील, नील का अंग्रेजी में नाम पड़ा इंडिगो। इंडिगो मतलब इंडिया गो, इंडिया से आया हुआ इंडिगो, जो इंडिया जाके लेके आते थे नील। तो अब बात यह है जो आप बात कह रहे हो ना भाई, मशीनी उत्पादन ना क्वालिटी का है, अत्यधिक उत्पादन है। और इसके अंदर जो अगला जो मैं बुक लेकर आऊँगा इनकी, उसमें इन्होंने अच्छे से समझाया है कि असल में आपका जो मशीन जब आप लगती है ना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। दूसरा मशीन ख़राब होती है। एक आदमी मान लो 20 साल की उम्र में, 18 साल में आप कहते हो काम करो, 18 साल में काम करना शुरू किया, मान लो 20 मान लो, और वो सही से उसके हाथ पर चले तो 70 साल तक, 50 साल तक काम कर सकता है वो।
कितनी मशीनें 50 साल चल जाती है, कितनी उनमें मरम्मत करनी पड़ती है। इंसान को तो आप इलाज ढंग से देते नहीं हो। मशीन आप जर्मनी से लाओगे तो पैसा खर्च करके जर्मनी से आप मैकेनिक बुला के उसमें लाखों रुपया खर्चा कर दोगे, चाहे वो मशीन आपकी 10 साल ही चले। तो पहले तो वो एस्टिमेशन ही नहीं है, वो तो मशीन जो है ना वो उत्पादन का जरिया नहीं है, ये बात समझो। उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत है क्या हर चीज़ में मशीन। कपड़े की बात कर रहे हो, कपड़ा आप घर में, यहाँ कमरे में आप अपना हाथ का करघा लगाओ, आदमी कितना कपड़ा पहनता है, वो कपड़ा बनता है बढ़िया। उस कपड़े को आप बना के अगर पहनोगे, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ कि भारत के अंदर ना, विदेश में ये जो सिलाई की मशीन है, ये तो कुछ टाइम पहले आई है, बर्बाद हो गए लोग। माहिर औरतें होती थी, बारीक बारीक, मेरी नानी है वहाँ पर, नानी जी कितना अच्छा सिलती थी, हाथ से पूरा कपड़ा औरतें सिल लेती थी। वो तो फैशन है। आदमी भी हाथ अब ये थोड़े टाइम बाद क्या कहेंगे, ब्रांड वाले, कंपनी वाले, देखो जी हम हाथ से सिल के लेके आ रहे हैं। क्यों लेकर आएंगे, ये कहेंगे कि इनको पता है यार मशीन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, माल बिकता नहीं है। अब क्या करें, अब हाथ से लेकर आएंगे, और पैसे कौन से लेबर को देंगे, काम करने वाले जो कारीगर होगा उसको देंगे मशीन के हिसाब से, मतलब कम रेट देंगे, और पब्लिक से ज़्यादा पैसा लेंगे। तो उत्पादन की जरूरत ही नहीं है। इसको मैंने अच्छे से समझाया। मान लो बिस्कुट का उत्पादन है, आज एक कंपनी है 5 जगह इंडिया में फैक्ट्री लगा के 150 करोड़ लोगों को बिस्कुट क्यों बेच रहे हो भाई। 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, सबको बिस्कुट बनाना बचपन में स्कूल में सिखाओ। 100 घरों, अगर आप 100 घर भी कवर कर लो तो एक बेकरी उसमें बिस्कुट ब्रेड 100 घर से कमा सकती है। आप नमकीन बना के, एक कंपनी पेप्सी आई नमकीन, हल्दीराम नमकीन, कई अटरम सटरम कंपनी आ गई है, क्या डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव डाल डाल के बेच रहे हैं। दूध है, क्या प्रॉब्लम है, जब नई कॉलोनी बसाओ, हर ब्लॉक में एक घर दो भैया, ये डेयरी के लिए, यहाँ पे भैंस पालन होगा। पशु के करीब रहना भी इंसान को जरूरत है, क्योंकि जो पशु के अंदर कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो प्राचीन तौर से, प्राचीन मतलब आदिकाल से इंसान के समीप रहते हैं। अब जिसने चेचक के दाग की है, चेचक की जो क्या कहते हैं बीमारी जो थी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो बीमारी थी, उसका इलाज उसने कैसे निकाला, उसने देखा कि भैया जो घोड़े के अस्तबल में काम करते हैं उनको बीमारी नहीं होती, तो फिर वो घोड़े के पदार्थ से, कोई मवाद से उसने वायरस से किसी से वो बीमारी का इलाज निकाला। तो इसका मतलब जो जानवरों के बीच में हम इंसान होते थे, तो उनके हम, ये जो हमारा जिस्म है ना, ये एक तरह का बाई प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट में। जो एवोल्यूशन क्या है, बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट क्या है कि ये उन सब चीज़ों से बना है। तो हमें इसलिए, आप 10 घरों पे, 100 घरों पे एक डेयरी खोल दो, वहाँ पे गाय भैंस वाले खोल दो, कपड़ा बनाने का एक दो, ये इंडिजीनियस हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इनको डेवलप करना पड़ेगा। चलो मैं यहीं रखता हूँ। तो आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आ गई। आप किताब पढ़ो, मैंने आपको किताब गिफ्ट करी है, और आप लोग ये वेबसाइट पे जाके हमारी nspmart.com, nspmart.com, और एक और इस पर जाके कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर है 8527533051, 185275335051, 8851188170, 8851188170, और एक और है 844, ये व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। चलिए मैं रखता हूँ, समझ में आ गई बात। ठीक है, ओके।